हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट का जो पेपर हुआ था 27 जनवरी 2023 को, पेपर 2 जो है उसका सीडीपी वाला पार्ट हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप लोग देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप किसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बच्चों का विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो बच्चों का जो विकास होता है वह अनुसरण करता है व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं बच्चों में, इस सिद्धांत का अनुसरण करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं सभी में क्या होती है, अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। और सभी की जो है वृद्धि और विकास एक तरीके से नहीं होती। कोई जल्दी डेवलप हो जाता है, किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी बच्चे का विकास धीमी गति से होता है। कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई लेट बोलना सीखता है, कोई जल्दी से चलना सीख जाता है, कोई लेट चलना सीखता है। तो यही क्या, जो बच्चों का विकास होता है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधारित होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। ये जो कथन दिया गया है ये क्या बिल्कुल ही गलत दिया गया है। क्योंकि जो एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा जो है पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित नहीं होती है। उसमें क्या होता है, आनुवांशिकता के साथ साथ बच्चे का जो है पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चा मतलब कैसी परिस्थिति में रह रहा है, उसका जो है पर्यावरण किस प्रकार का है, उसका माहौल किस प्रकार का है। उसके बाद तर्क यहाँ पे दिया गया है, केवल आनुवांशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि केवल आनुवांशिकता जो है एकमात्र कारक नहीं जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। जबकि आनुवांशिकता के साथ साथ जो है बच्चे का जो है माहौल, कहाँ पे बच्चा रह रहा है, उसका पर्यावरण कैसा है, बच्चे का जो है ये सब चीज़ें क्या उसमें प्रभाव डालती हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या बिल्कुल ही गलत दिए गए हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो है दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि जो है मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चे का जो प्राथमिक कारक क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक क्या होता है, और उसके बाद द्वितीय कारक क्या होता है। तो बच्चे में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के परिवार का, तो प्राथमिक कारक होता है परिवार होता है, और द्वितीय कारक के अंतर्गत उसके जो फ्रेंड होते हैं और क्या है जो मीडिया, जो सोशल मीडिया जैसे कि है उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, और यहाँ पे सामाजिकरण का द्वितीयक, लेकिन जो है यहाँ पे साथी और मीडिया ये क्या है सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो बच्चों में अमूर्त तर्क करने की जो क्षमता होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यह जीन पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था होती है। इसमें क्या बच्चे जो होते हैं अमूर्त तर्क करने लगते हैं। अब अमूर्त तर्क से मतलब ये होता है कि जो चीज़ें बच्चों के सामने नहीं हैं उनके बारे में भी वो क्या करते हैं, तर्क करने लगते हैं। और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो वैज्ञानिकों की तरफ सोच रखने लगते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व
सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दूसरों के अनुभवों और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों की, उसे कहा जाता है आत्म केंद्रिता। क्या कहते हैं? आत्म केंद्रिता। अब देखो, इससे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो रो रहा है, उसको क्या है, एक डॉल दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। या फिर चॉकलेट उसको दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो उसे लगता है अगर हमारे पापा क्या है, जैसे डिस्टर्ब है, उसके जो पिताजी हैं या फिर मम्मी है, जैसे कि क्या वो अगर डिस्टर्ब है तो बच्चा क्या सोचेगा कि इनको भी बॉल दे दिया जाए या फिर चॉकलेट दे दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आत्मकेंद्रिता में देखो ये होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने विचार और दूसरों के विचार को सेम समझने लगते हैं। वो दूसरों के विचार में और अपने विचार में डिफरेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा, इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वालिटी जो पाई जाती है बच्चों में, जिसे क्या कहा जाता है, पुरस्कार और दंड की अवस्था भी कहा जाता है। तो यह पाई जाती है जो उसको होता है पूर्व पारंपरिक स्तर में। जो पहला स्तर होता है, जो है कोहल वर्ग ने जो 3 स्तर बताए थे, इसमें जो पहला स्तर की जो पहली अवस्था होती है, पुरस्कार एवं दंड, तो उसमें से क्वालिटी बच्चों में पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांकेतिक साधनों के महत्व को ने अपने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांकेतिक साधनों के महत्व को लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांकेतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिनमें वे चीज़ें शामिल हैं जो वे दूसरों के समर्थन से करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो शिक्षिका होती है, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे जो कौशल हैं, ये जो क्वालिटी शामिल है अंतःवैयक्तिक बुद्धि में। और इसके बारे में बताया था हावर्ड गार्डनर ने जो है 8 प्रकार की मुख्य बुद्धि के प्रकार बताए थे। तो उसमें से एक थी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है लोग अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा व संज्ञानात्मक विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। भाषा व संज्ञानात्मक विकास में आपस में संबंध होता है। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, भाषा व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।
तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा उन साझे अनुभवों को सुसाधित करती है जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अधिगम का अगर आकलन करना है तो विद्यार्थियों को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना, बिल्कुल सही दिया गया है कि अधिगम का जो आकलन करना है तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के चिंतन प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, जो दिए गए ऑप्शन, इसमें से बी वाला ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह कथन कि लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, किसका उदाहरण है? लड़के बुद्धिमान होते हैं जबकि लड़कियां आज्ञाकारी होती हैं, ये यहाँ पे दर्शाया जा रहा है जेंडर रूढ़िवादिता को। जेंडर रूढ़िवादिता को, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो है लड़के होते हैं मैथ में ज़्यादा होशियार होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो मतलब किसी भी एक पक्ष को बढ़ावा देने जेंडर रूढ़िवादिता में शामिल होता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का पूछा गया है तो ये हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। अब आपसे 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? आकलन किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आकलन होना चाहिए व्यापक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए। बच्चों का मूल्यांकन जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए करना चाहिए। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? समावेशी शिक्षा जो है वह बल देती है प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर, प्रत्येक छात्र की क्षमता को बढ़ाने पर। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ कथन दिया गया यहाँ पे, जब शिक्षक मानते हैं कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों में सीखने की क्षमता है और उन्हें कक्षा में अपनेपन का एहसास कराते हैं तो उनके प्रदर्शन में सुधार की संभावना है। तो ये बिल्कुल ही सही दिया गया है कि जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं तो शिक्षक को ये समझना चाहिए कि ये भी क्या है, मतलब सीख सकते हैं, इनमें भी क्या है, कौशल है सीखने का, और क्या है, उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। और यहाँ पे तर्क दिया गया है, बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है। तो ये तर्क भी बिल्कुल ही सही दिया गया है कि जो बच्चों और उनकी क्षमताओं के बारे में शिक्षकों का विश्वास, मतलब शिक्षक ये समझे कोई बच्चा जैसे कमज़ोर है तो शिक्षक समझना चाहिए कि ये क्या है, आगे बढ़ सकता है और अच्छा, मतलब अच्छे नंबर गेन कर सकता है या फिर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों का भी विश्वास बढ़ता है। तो ये भी तर्क जो है बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन, यहाँ पे जो कथन और तर्क हैं दोनों ही क्या है, सही दिए गए हैं।
अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, से सामग्री की प्रस्तुति को सुगम बनाती है। अब यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे 2 डैश दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो जो फिल करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है कई तरीके सभी बच्चों का अधिगम। अब देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, कई तरीके से सामग्री की प्रस्तुति सभी बच्चों के अधिगम को सुगम बनाती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है कई तरीके से जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो क्या बच्चों की जो है अधिगम, सभी बच्चों जो अधिगम अधिगम क्या है, मतलब सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाता है, आसान बनाता है, जब अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब आपसे 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समायोजन नहीं है। कार्यों के बीच बार बार विराम के लिए समय, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है कि सीखने की जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, जो ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं, उनको क्या है थोड़ा थोड़ा कार्य करवाना चाहिए, उनको विराम देना चाहिए। परीक्षण के लिए आवंटित समय का विस्तार, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। न्यूनतम विकर्षणों के साथ कार्यस्थल प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण। तो यहाँ पे जो मानकीकृत परीक्षण दिया गया है, ये ऑप्शन क्या बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है कि जो सीखने की क्षमता वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो कौन सा उचित समायोजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के लिए जो है मानकीकृत परीक्षण उचित समायोजन नहीं है। और किसी भी ऑप्शन में अगर मानकीकृत ये मिल जाए वर्ड, मानकीकृत वर्ड मिल जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होगा, गलत ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञेय विशेषताएं हैं। तो धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता, ये जो विशेषताएं हैं ये होती हैं रचनात्मक शिक्षार्थी की, रचनात्मक शिक्षार्थी की। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षकों को पाठचर्या और मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। मतलब यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षकों को किस प्रकार की जो पाठचर्या और किस प्रकार का मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षकों को लचीला जो है पाठ्यक्रम या भी पाठचर्या, यहाँ पे भरेंगे लचीला पाठचर्या और मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। कैसे मूल्यांकन करना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की जो पाठचर्या होनी चाहिए लचीला होना चाहिए पाठचर्या, और जो है आकलन कैसा होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दिया गया है, यही वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। एक शिक्षक को छात्रों को जो है प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके, समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके। अब देखो यहाँ पे निष्क्रिय वर्ड दिया गया है, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। तनाव वर्ड दिया गया, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। भय उत्पन्न करके, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ये सारे क्या निगेटिव वर्ड हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मध्य विद्यालय के छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। सक्रिय अन्वेषण का, सामाजिक संपर्क का, प्रयोग का, व्यवहार का, अनुबंधन का। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छात्रों में ज्ञान निर्माण और अर्थ बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक शिक्षक को सक्रिय अन्वेषण का यूज करना चाहिए,
सामाजिक संपर्क का यूज करना चाहिए और प्रयोगों का यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों की अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा नहीं देगी। छात्रों को बैक बोर्ड से ज्यों का त्यों उत्तर कॉपी करने के लिए कहना, विद्यार्थियों के किसी सहकर्मी को अवधारणाएं समझाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से उदाहरणों और गैर उदाहरणों के बारे में सोचने के लिए कहना, छात्रों को पिछली अवधारणाओं के साथ संबंध बनाने के लिए कहना। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा में से कौन सा ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया बिल्कुल गलत दिया गया है कि छात्रों को ब्लैक बोर्ड से जो कहते हैं उत्तर कॉपी करने के लिए कहना। तो यही ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जबकि बी, सी और डी ऑप्शन इन जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, इससे क्या होगा, बच्चों में अवधारणात्मक समझ डेवलप होगी। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए। मध्य विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की जो वैकल्पिक भ्रांतियों से कैसे निपटना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उन्हें संबोधित करके। उन्हें संबोधित करके। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के सहज ज्ञान युक्त अनुमान लगाने को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उसको सुसाधित करना चाहिए। बच्चों जो है संवाद व चर्चा के दौरान बच्चों के जो सहज ज्ञान युक्त अनुमान है उसको क्या करना चाहिए, सुसाधित करना चाहिए। अब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है। तो समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। सहज अनुमान को बढ़ावा देकर इस प्रक्रिया को जो है आसान बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को, छात्रों के बीच क्या है जो प्रतिस्पर्धा है उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारे हुए बच्चों के नामीकरण उन्हें रचनात्मक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है बी नंबर, नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। यहाँ देखो थोड़ा मिस्टेक हो, जो 28 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि मध्य विद्यालय की कक्षा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहाँ पे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की बात आए तो वो ऑप्शन हमेशा हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, नज़रअंदाज किया जाना चाहिए और छात्रों को यह तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो मध्य विद्यालय के बच्चे हैं उनमें से जो प्रतिस्पर्धा है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों को प्रतिस्पर्धा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए तैयार करता है। तो ये भी ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया डी नंबर है, कि जो मध्य विद्यालय के बच्चे हैं उनमें प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के तनाव और चिंता को बढ़ाता है, जिससे उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा आती है। तो यही ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है हारने और जीतने की, उसको क्या करना चाहिए, मिटाना चाहिए एक शिक्षक को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जब बच्चे की भावना का
अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब बच्चे खुशी की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। तो ये क्या बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे तर्क दिया गया है, सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।